माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सादा सादा प्रश्न है। मैं इस सदन के सबसे वरिष्ठ एवं विद्वान मंत्री से प्रश्न पूछ रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए। आपका विषय रहेगा। मैं माननीय कौशिक जी, माननीय चंद्राकर जी, माननीय धर्मजीत सिंह जैसे मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अपना पूरक प्रश्न भी इसमें पूछें और इसमें मुझे संरक्षण। ये आग्रह आप लोगों से है। पूरक पूछिए, पूछना है। पूरक पूछने को बोल रहे हैं सर कि हाँ, पूछने का आग्रह हो रहा है। आग्रह हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी भी संरक्षण मांग रहे तो इधर से मांग रहे। बिल्कुल, इस पे उधर की ये स्थिति प्रश्न देख लीजिए। मतलब उधर की स्थिति नहीं है कि समर्थन देंगे वो लोग। आप प्रश्न पर देख लीजिए। 7वां मेरा प्रश्न है, प्रदेश में जो मोटल, होटल और रिसॉर्ट बनाए गए थे आदरणीय पूर्व मंत्री जी के जमाने में, वो उसकी संख्या थी 42 होटल, मोटल, क्या क्या गोटल आप लोग बनाए थे और उस पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ था। ज़मीन सरकार ने दी थी। आज वो 42 होटल कहाँ हैं, मुझे बता दीजिए। कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। उस 42 में से 18 का संचालन छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास निगम कर रहा है। 14 को संचालन के लिए उसको अनुबंध के कर उसको लीज पर दिया गया है और बाकी जो है उनको लीज पर देने की कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने 42 केंद्र का नाम बताया था और जो जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं सिर्फ 24 का करा रहे हैं कि 24 जो केंद्र है उसमें काम अभी शुरू हुआ है, उसको रीटेंडर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ये 24 कहाँ है? ज़मीन पर हैं, ज़मीन से ऊपर हैं कि ऊपर चले गए? ये बता दीजिए। कुछ जमीन पर है, कुछ आधे जमीन पर है, ऊपर एक भी नहीं गया। मतलब उस 24 को बिल्कुल साफ हो गया है। ये उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं। इसमें कोई आदमी सस्पेंड नहीं होगा, इसमें मंत्री सस्पेंड नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं है प्रभु। जिनको लीज पर दिया गया है उसमें से कुल कितनी राशि वसूली हो गई है बता सकते हैं? जिन बचे खुचे होटलों को, मोटलों को आपने लीज पे अब दी है, कितनी राशि मिली है आपको? मेरा तो पॉइंटेड प्रश्न है, इसमें सस्पेंशन की जरूरत नहीं है। लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि मिली। अब इनका बता दीजिए कि इन बचे हुए 42 का भविष्य में क्या उपयोग होगा, या वर्तमान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भविष्य कितने दिन का है? उसका भविष्य है कि आने वाले 2 सालों के अंतर्गत में जितने भी निर्माण हुए हैं सभी निर्माणों को हम लीज पर देकर या पर्यटन विकास निगम उसको प्रारंभ कर देगा। पर्यटन विकास निगम तो मेरे पीछे बैठा हुआ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है पर्यटन विकास निगम। अब तक करना होता तो वो कर दिए होते, और आपके पास भी पर्याप्त समय थे 15 साल के। तो 15 साल पर 5 साल 20 साल में नहीं हो पाया, तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर वो दान योग्य है तो किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। चरणदास जी, आप दोनों सरकार से परेशान हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, 15 साल में नहीं हो पाया, 5 साल में नहीं हो पाया, तो मैं कह रहा हूँ किसी ब्राह्मण को खोज के दान कर दीजिए ना, जीरो करिए उसके मामले। चलिए जवाब दीजिए। उन्हीं दे दीजिए, उनके संरक्षण में दे दीजिए। क्या है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सरकारी संपत्तियों को दान करने का अधिकार मंत्रियों को नहीं है। अब तो अगर है। मेरी स्वयं की होती तो मैं कर देता। परंतु आपको इस बात का कि जब 10 साल पर्यटन मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला तो पर्यटन को देश और दुनिया के नक्शे पर हमने लाया था। आप ये भी जानते हैं कि हमने राजिम कुंभ के माध्यम से पूरे देश में पहचान बनाई थी, परंतु आप लोगों ने 5 साल में उसको समाप्त कर दिया। हम पुनः छत्तीसगढ़ के पर्यटन को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे
अगले 2 सालों में आपको दिखाई देने लगेगा कि छत्तीसगढ़ के पहले तो लोग जतमई को नहीं जानते थे, पहले घटा रानी को नहीं जानते थे, पहले मैनपाट को नहीं जानते थे। ये 10 सालों में हमारे कामों के कारण ही, 15 सालों के कामों के कारण ही लोग जानने लगे। आदरणीय मंत्री जी, जानने लगे। आपने छत्तीसगढ़ बहुत के लोग अच्छा नहीं काम जाने। किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। 42 ऐसे होटल बना दिए जहां आज तक कोई नहीं रहता। 42 ऐसे मोटल बन गए आपके जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। 42 ऐसे होटल बना दिए शून्य में जहां लोग रखने और उसको फिर से लीज में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको भी तो देखिए, आपने पर्यटन को देश नहीं विदेश में पहुंचा दिया। आप मेरी ओर से कुछ पूरक करना चाहेंगे तो कर लीजिए। आपके सपोर्ट में ही पूछ हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो निवेदन किया हूँ। आप पूछ लीजिए ना। अब इनके मुंह क्यों बंद हो गए? चंद्राकर जी के, कौशिक जी के मुंह क्यों बंद हो रहे हैं? खोलो, खड़े हो जाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कोई दुर्भावना से पूछा गया प्रश्न हो। प्रश्न जनहित का है और इसलिए है क्योंकि बहुत से मोटल रिसोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं, पर वो संचालन कौन करे, कैसे होगा, नहीं होगा, तो नहीं होने के कारण वो कबाड़ की स्थिति की तरफ बढ़ तो रहा है। तो मैं मंत्री जी से तो ये पहला निवेदन ये करूँगा कि पहले आप सरकार के जिला के कलेक्टरों को आप ये निर्देश कर दें कि वो अपने संसाधन से वहाँ पर साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था कम से कम ठीक करें। जैसे सरगांव का रिसोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में है, लेकिन वो साफ सफाई नहीं होने के कारण बहुत तकलीफ में है। लेकिन आपका चिल्फी का जो रिसोर्ट है, क्या बैगा रिसोर्ट, सरोधा दादर, बेहतरीन है। आप सरोधा दादर में जाकर रुकिए, वुडन कॉटेज है, बहुत अच्छा है। उसमें एमएलए को 50% छूट भी है। वहाँ लोग फैमिली के सहित रुकते हैं। उसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको कुल्लू मनाली में आ गए हैं ऐसा लगेगा। तो और मेरा मतलब ये है, अगर उसमें कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट आते हैं, उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जैसे बियर बार की सुविधा, बियर बार की, अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, टूरिस्ट का जब है तो बियर बार उसमें कंपलसरी है। अरे आखिर होटलों में बियर बार है कि नहीं? तो कुछ ऐसे हिल स्टेशन टाइप के उसमें बियर बार और होटल का भी प्रावधान कराएं। और फिलहाल अगर माननीय मंत्री जी, सलाह मैं ये दे रहा हूँ कि अगर किसी गांव में कोई कुछ भी नहीं ले रहा है तो वहाँ की महिला मंडल को दे दो, कम से कम भात दाल रसोई घर चला करके जो रास्ते में खाने पीने वाले हैं उनको दें और साफ सफाई का व्यवस्था कर लें। चलिए, और आप प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। प्रश्न गंभीर है, प्रश्न में दम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर, एक मिनट बता दूं, एक मिनट सर, उत्तराखंड में इससे भी छोटा छोटा टीन वाला रहता है गढ़वाल और कुमायूं एरिया में, लेकिन वहाँ पर फुल रहता है। तो थोड़ा सिस्टम के लिए आपसे आग्रह है कि आप तो कह ही दिए हैं, लेकिन उसमें कर लीजिए। और बियर बार का भी अगर किसी बड़े जगह में प्रावधान हो तो उस पर भी विचार करिएगा। चलिए, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक विषय और कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि जिन स्थानों पे ये सरकारी होटल मोटल होते हैं, उनके मुकाबले जो प्राइवेट सेक्टर के होटल वो सरवाइव कर जाते हैं, सरकारी क्यों नहीं कर पाते? इस पे एक बार समीक्षात्मक रूप से विचार करते हुए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये आग्रह है। चलिए उत्तर आ जाए। अध्यक्ष जी, शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये भजन के फॉर्म में या गीत के फॉर्म में उनको कोई प्रोत्साहन बताइए, दीजिए, ताकि वो जल्दी से कुछ पर्यटन के विकास के साथ साथ होटल का भी विकास कर सकें। अध्यक्ष जी, किसी का कुछ नहीं। पहले तो मैं इस सदन को आप छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान से, उत्तराखंड से या हिमाचल से या केरल से नहीं कर सकते। जरा छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको कमाई का साधन मानने की बजाय छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने का माध्यम मानना चाहिए। अगर ये टूरिज्म मोटल नहीं बनते तो शायद आज जो सुविधा मिल रही है वो भी नहीं मिलती। और इसलिए छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी, लोगों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारी तो ये भी योजना है कि अगर हम लोकल कोई हवाई जहाज चलाते हैं तो 50% उस हवाई जहाज वाले को हम सब्सिडी दें कि अगर 4 यात्री से कम होंगे तो 10 यात्री का पैसा हम देंगे। तो ये जो सोच है
कि हमने 50 करोड़ खर्चा किया तो 100 करोड़ आय होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपको 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने पड़ेंगे। और जब 10,000 करोड़ खर्च हो जाएगा और पूरे देश में आपका नाम होगा, तब यहाँ पर्यटक आएंगे, तब आपकी इनकम होगी। और एक पर्यटक जो है वो 8 लोगों को रोजगार देता है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट जरूरी नहीं है, आपको जीएसटी मिलता है, आपको इनकम टैक्स मिलता है। जो ये हमारी सोच है ना, उसी सोच ने, मैं ये आपको कहता हूं, हमारी सरकार के समय भी, आपकी सरकार के समय भी टूरिज्म को हमने पैसा कमाने का साधन मान लिया और इसने उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया, और उसके कारण आज ये स्थिति है। टूरिज्म के बारे में हम जब तक ऐसी नीति नहीं बनाएंगे कि लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसलिए हमने प्राइवेट लोगों को लाना शुरू किया। और प्राइवेट लोग जब से आना शुरू हुए हैं तो हमारा खर्चा कम हुआ है और उन्होंने डेवलप करना शुरू किया है। आने वाले समय में हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को एक पहचान दे सकें, ये हमारी योजना है। और आने वाले 3 महीनों में आपको जो नई पर्यटन नीति है वो भी आपको यहाँ पर मोहन दिखाई जी देगी। माननीय संतुष्ट हैं आप? तो बस समाप्त करिए। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। एक सुझाव देना चाहता हूँ। चलिए क्योंकि- सुझाव दीजिए। हाँ, माननीय उसके मंत्री बाद- जी, माननीय मंत्री जी, आप विद्वान हैं, आपने पर्यटन को खूब देश विदेश तक फैलाया, कहीं कुछ नहीं कहना है मुझे। मेरा एक सुझाव है, अगर पर्यटन नीति बना रहे हैं तो ये 42 के 42 में से 24 तो ठीक ठाक है, एक बस सर्किट बनाइए और उस बस सर्किट में यात्रियों को दिखाइए, जिनको जाना हो बस्तर जाएं, कोंडागांव जाएं, आपके कबीर धाम में रुकें, एक एक दिन का प्रोग्राम बनाते जाइए, दर्शन कराइए, तो ये जिंदा भी हो जाएगा, आपका मोटल भी चलेगा, होटल भी चलेगा। और जिसकी चिंता भैया को है, धर्मजीत को, उसको ये कह दीजिए जिसको पीना है घर से ले जाएं, वहाँ आप बियर बार मत दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। सर तो घर से ले जाए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो सर। पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना सर। चलिए, बहुत सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न हो गए। अध्यक्ष चलिए एक छोटा महोदय, प्रश्न करिए। एक चिंता और माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए इस विषय पे। सरकार, इस पिछले सरकार में बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन की अनुमति के चल रहा था पिछले शासन कार्यकाल में, तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि कोई भी बिना अनुमति के अगर ये चल रहा था तो उस पर रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा। ओयो सेंटर, जितने पर्यटन स्थल है, जितने हमने सजा के दिया था हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में, आदरणीय नेताजी, 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरे गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है और इल्लीगल काम उस सभी पर्यटन स्थल में पिछले 5 साल में हुए हैं। तो ये ओयो सेंटर किसके माध्यम से चलाए जा रहे थे सभी पर्यटन स्थलों, ये भी जांच का विषय है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओयो सेंटर को लेकर आप गंभीरता से जो है इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी ओयो सेंटर संचालित ना हो, इसके लिए भी जो है चलिए ठीक। अध्यक्ष आवश्यक है। महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बोलिए आप। माननीय पर्यटन मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो मॉडल्स बनाए थे अपने कार्यकाल में, मॉडल्स के कई लोकेशंस ऐसे थे जहां पर अभी भी कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारे पास 4 नेशनल पार्क्स हैं, हमारे पास 6 बड़े वाटर बॉडीज़ हैं। पर पिछले 20 सालों में जब से छत्तीसगढ़ बना है, पर्यटन को हमेशा 2म दर्जे में रखा गया है। आपकी सोच और पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच बहुत अच्छी है आदरणीय मंत्री महोदय। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या भविष्य में, क्योंकि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स पर्यटन में नहीं आएंगे, पर्यटन उद्योग में, हम पर्यटन को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आगे की कोई पर्यटन नीति में हम क्या प्राइवेट प्लेयर्स को उन जगहों पर जगह देंगे सब्सिडाइज रेट पर, जहां पर वो अपने होटल्स मोटल्स को डेवलप कर सके, ताकि आने वाले टूरिस्ट को फ़ायदा हो सके। हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आपके पर्यटन मंत्री के कार्यकाल में इसे आगे बढ़ाया, जिस तरीके से हमारे कार्यकाल में पर्यटन नीति बनी, चलिए, बढ़ाएंगे क्या? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, पर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, विद्वान इसका जी मतलब। जवाब दे दीजिए एक लाइन में। निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय हमारे पूर्व पर्यटन मंडल के अध्यक्ष जी का, माननीय धर्मजीत जी का, माननीय हमारे भिलाई के विधायक जी का,
माननीय अनुज शर्मा जी का सबके अच्छे सुझाव हैं और हम नई पर्यटन नीति में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश हमारी होगी।